हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई के संपूर्ण व्याख्या को बहुत अच्छे से समझा था। अगर आपने चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप पहले चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास जरूर देखें, ताकि प्रश्नों उत्तर को समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम अध्याय 5 के पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर को हम जानेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ के भीतर दिए गए प्रश्नों की। देखें, पेज नंबर 56 पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि कोशिका की खोज किसने और कैसे की। प्रश्न क्या है कि कोशिका की खोज किसने की और कैसे की। जैसा कि आपके सामने चित्र भी दिया हुआ है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, वैज्ञानिक का नाम क्या था, रॉबर्ट हुक, उन्होंने सन 1665 में की थी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। उन्होंने स्वनिर्मित यानी अपने खुद के द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे क्या हैं, प्रकोष्ठ हैं। जब उन्होंने खुद की बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी की मदद से कॉर्क की पतली काट को देखा तो उन्हें क्या दिखाई दी, उन्हें छोटे छोटे कोष्ठक दिखाई दिए, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान मालूम पड़ती है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। इन प्रकोष्ठों को उन्होंने क्या कहा, कोशिका कहा। इन छोटे छोटे कोष्ठकों को या कोष्ठ को उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। और जो सेल शब्द है, ये आपके लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। क्या अर्थ होता है, छोटा कमरा। आगे बढ़े, दूसरा प्रश्न, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। कोशिका को सजीवों के जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो कोशिका सभी जीवों की मूलभूत इकाई है। क्या है, कोशिका सभी सजीवों की मूल इकाई होती है। इसकी रचना अनेक कोशिकाओं के द्वारा होती है। यानी सजीवों के शरीर की जो संरचना बनती है वो कई सारी कोशिकाओं के मिलने से बनती है। कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशेष कार्यों के अनुरूप होते हैं। यानी कोशिकाओं का आकार जो आकृति है वो उनके कार्य के अनुसार होती है। कोशिकांगों यानी कोशिका के अंदर जो अलग अलग अंग पाए जाते हैं, उन कोशिकांगों के कारण ही कोई कोशिका क्या रहती है, जीवित रहती है और अपने सभी कार्य संपन्न करती है। जैसे श्वसन, पोषण, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, ये आदि कार्य कोशिका के भीतर मौजूद जो अलग अलग कोशिका अंग होते हैं, जो कोशिका के अंदर अलग अलग अंग पाए जाते हैं, वो सभी कार्य क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। यानी संरचना की दृष्टि से और कार्य की दृष्टि से सजीवों के शरीर की जो सबसे मूलभूत इकाई है वो क्या है, कोशिका है। इस वजह से कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। आगे पेज नंबर 58 पर पहला प्रश्न, CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे जो पदार्थ हैं वो कोशिका से अंदर और बाहर कैसे जाते हैं, इस पर आपको चर्चा करनी है। सबसे पहले बात करें CO2 की, तो कोशिका से CO2 अंदर तथा बाहर विसरण प्रक्रिया के द्वारा जाती है। किसके द्वारा जाती है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा अंदर और बाहर जाती है। जब कोशिका के बाहरी पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, तो CO2 उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से क्या हो जाती है, आपकी बाहर निकल जाती है। मतलब जो CO2 है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करती है। तो जब वायुमंडल के अंदर CO2 की सांद्रता कम होगी और आपकी कोशिका के अंदर यदि CO2 की उच्च सांद्रता होगी तो कोशिका के अंदर से CO2 बाहर निकलेगी। CO2 एक कोशिकीय क्या है, अपशिष्ट होता है, कोशिका के द्वारा निर्मित एक अपशिष्ट पदार्थ है
जो कोशिका में एकत्रित होकर उसकी सांद्रता को बढ़ाता है। और जब सांद्रता बढ़ जाती है तो कोशिका के अंदर से बाहर की ओर CO2 का परिवहन होता है। पानी का भीतर तथा बाहर जाना प्रासरण क्रिया के द्वारा होता है, जबकि कोशिका के अंदर और बाहर पानी का जो आवागमन है वो आपकी प्रासरण क्रिया के द्वारा होता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। जब जल के अणुओं का आवागमन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से हो तो उसे क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को कहेंगे परासरण। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी क्या होती है? प्रभावित होती है। प्लाज्मा झिल्ली से जल के अणुओं की जो गति होती है वो जल के अंदर घुले हुए जो पदार्थ के अन्य जो पदार्थों की मात्रा है उसके द्वारा पे प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि CO2 का परिवहन विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है, जबकि जल का परिवहन आपके प्रासरण की क्रिया के द्वारा कोशिका के अंदर और बाहर होता है। आगे दूसरा, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? तो देखें, प्लाज्मा झिल्ली अत्यंत विशिष्ट प्रकृति की होती है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से क्या करती है? अलग रखती है। जो प्लाज्मा झिल्ली है वो केवल कुछ वांछित पदार्थों को ही कोशिका के अंदर जाने देती है और अवांछित पदार्थों को कोशिका के अंदर आने से क्या करती है? रोकती है। यानी कुछ निश्चित पदार्थों को ही कोशिका के अंदर और बाहर जाने की अनुमति देती है। इसी प्रकार यह झिल्ली कोशिका से केवल अवांछित व हानिकारक पदार्थों को ही बाहर जाने देती है। यह कोशिका से केवल और केवल अवांछित और हानिकारक पदार्थ हैं जो कोशिका के लिए जरूरी नहीं है, उन्हीं पदार्थों को बाहर जाने देती है। और जो वांछित पदार्थ है यानी जो आवश्यक पदार्थ है उनको कोशिका के अंदर ही रोके रखती है। इसीलिए प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, आपके सामने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का चित्र बना हुआ है। आगे पेज नंबर 70 पर पहला प्रश्न, क्या आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिसमें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो सके? इन दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है। देखो, तो इसका उत्तर हमने यहाँ पर लिखा है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा होता है, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर के बराबर। और 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार जनरली बड़ा होता है, 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर के बीच में। फिर बात करें केंद्रकीय क्षेत्र की, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर बहुत कम स्पष्ट होता है, यानी अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है और ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? केंद्रकाय कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रकीय क्षेत्र होता है बिल्कुल सुस्पष्ट होता है और चारों ओर से आपका जो केंद्रक है वो केंद्रकीय झिल्ली से घिरा रहता है। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या केवल और केवल 1 होती है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर क्रोमोसोम की संख्या 1 से अधिक होती है। फिर प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त जो कोशिका अंगक होते हैं वो कैसे होते हैं? अनुपस्थित। वही यूकैरियोटिक में केंद्रकीय झिल्ली और झिल्ली युक्त कोशिका अंगक क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तो दोनों के अंदर अंतर हो गया। आगे अगला प्रश्न है, क्या आप ऐसे 2 अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है? प्रश्न क्या है कि क्या आप 2 ऐसे अंगों के नाम बता सकते हैं जिनमें अपना खुद का क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो देखें वो 2 अंग कौन कौन से हैं। तो ऐसे 2 अंगकों के नाम हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है आपका कौन सा? दूसरा है आपका प्लेस्टिड। इन दोनों के अंदर अपना खुद का आनुवांशिक पदार्थ यानी कि क्या होता है? DNA होता है। पहला चित्र माइटोकॉन्ड्रिया का है और दूसरा चित्र है आपका वो है प्लेस्टिड का। तो ये 2 कोशिका के अंदर अंग मौजूद होते हैं जिनमें अपना खुद का क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ यानी DNA पाया जाता है। आगे, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? यदि किसी कोशिका का जो संगठन है यानी जो संरचना है
वो भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाती है तो क्या होगा? तो यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो लाइसोसोम क्या हो जाएंगे? लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं का क्या करेंगे? पाचन कर देंगे अथवा उनका भक्षण कर देंगे, जिससे कोशिका क्या हो जाएगी? जिससे कोशिका नष्ट हो जाएगी। आपके सामने जो चित्र दिया हुआ है ये आपके लाइसोसोम का चित्र है। ठीक, ये जो देखो चित्र दिख रहा है ये एक लाइसोसोम है और बाकी ये भोजन के पाचन की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर समझाई हुई है। तो यदि कोशिका का संगठन या जो संरचना है किसी भी कारण से नष्ट होती है तो कोशिका के नष्ट होने से जो लाइसोसोम है वो भी क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे और लाइसोसोम के अंदर जो मौजूद एंजाइम है वो बाहर निकल आएंगे और वो अपनी ही कोशिकाओं का क्या करेंगे? भक्षण कर देंगे, जिससे कोशिका क्या हो जाएगी? जिससे कोशिका नष्ट हो जाएगी। आगे बात करते हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? प्रश्न क्या है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? तो कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, कोशिका के अंदर जब अलग अलग उपापचयी क्रिया होती है, उन क्रियाओं के कारण या उन उपापचयी क्रियाओं में व्यवधान की वजह से, किसी भी बाधा अथवा रुकावट की वजह से जब कोशिका डैमेज हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो लाइसोसोम क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं और लाइसोसोम के अंदर मौजूद जो एंजाइम है वो अपनी ही कोशिकाओं को क्या कर देते हैं? पाचित कर देते हैं, भक्षण कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक, आगे, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? तो राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कोशिका के अंदर राइबोसोम एक अंग है, वहां पर आपके प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आगे बात करें अभ्यास प्रश्न उत्तर की। अभी तक हमने जो भी प्रश्न डिस्कस किए वो आपके पाठ के भीतर अलग अलग पेज नंबर पर दिए हुए थे। अब बात कर रहे हैं पाठ के पीछे जो अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों की। पहला प्रश्न, पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में आपको क्या करनी है? तुलना करनी है। तो देखें, हमने एक भाग में लिखा है पादप कोशिका और दूसरे भाग में लिखा है जंतु कोशिका। पहला अंतर, पादप कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। साथ ही साथ कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली दोनों आपकी पादप कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। ठीक है, पादप कोशिका के अंदर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली दोनों ही पाई जाती है। जंतु कोशिका में केवल और केवल प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, जंतु कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं की जो रसदानियां हैं वो बड़ी होती है और पूर्ण रूप से विकसित होती है, जबकि जंतु कोशिका की जो रसदानियां हैं वो जंतु कोशिकाओं में वो अनुपस्थित होती है या फिर बहुत ही छोटी होती है। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक नहीं पाया जाता। पादप कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित नहीं होता है, जंतु कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण पूर्ण रूप से विकसित होता है। पादप कोशिकाओं में केंद्रक कोशिका की परिधि की ओर खिसका होता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक कोशिका के बिल्कुल मध्य में होता है। ये दोनों के अंदर अंतर हो गया। आगे दूसरा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार अलग होती है? दोनों के अंदर अंतर बताना है। देखें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार छोटा आकार होता है, लगभग 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर के बीच में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है, 5 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर के बीच में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है, यूकैरियोटिक के अंदर पूर्ण रूप से विकसित केंद्रीय झिल्ली पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में केवल एक क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रिकाएं अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक में केंद्रिकाएं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली द्वारा अलग किए गए कोशिका अंगक क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक में झिल्ली द्वारा बद्ध अंगक यानी कि अलग अलग कोशिका अंगक झिल्ली के द्वारा क्या होते हैं? पृथक पृथक होते हैं। फिर इनमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन के द्वारा होता है। यूकैरियोटिक में कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ में मौजूद होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर जो क्लोरोफिल है वो आपका प्लेस्टिड के अंदर पाया जाता है। तो ये दोनों के अंदर अंतर हो गया।
आगे तीसरा, यदि प्लाज्मा झिल्ली या प्लेज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। यदि प्लेज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। तो चूंकि प्लेज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है, अर्थात यह कुछ चयनित पदार्थों के आवागमन में क्या होती है, सहायक होती है। यह कोशिका के लिए वांछित कुछ आवश्यक पदार्थों को तो अंदर आने देती है और अनावश्यक पदार्थों को कोशिका के बाहर जाने देती है। साथ ही साथ अंदर आने से क्या करती है, अवांछित पदार्थों को अंदर आने से रोकती भी है। इसीलिए यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाएगी तो इसका वर्णात्मक कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाएगी अथवा क्या हो जाएगी, मृत हो जाएगी। ठीक। चौथा, यदि गोल्जी उपकरण नहीं हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। तो देखो गोल्जी उपकरण का कार्य क्या है। गोल्जी उपकरण का कार्य है कोशिका में उत्पन्न पदार्थों का संग्रहण करना, उनका रूपांतरण करना व क्या करना, उन्हें बंद करना, यानी उनकी पैकेजिंग करना। और यदि गोल्जी उपकरण कोशिका के अंदर न हो तो ये सारी प्रक्रियाएं, यानी कि कोशिका के अंदर उत्पन्न होने वाले पदार्थों का भंडारण या संग्रहण, रूपांतरण और उनकी पैकेजिंग, ये सारे कार्य नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ लाइसोसोम का निर्माण कहाँ पर होता है, गोल्जी उपकरण में, वह भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जिससे क्या नहीं होगा, जिससे अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन नहीं होगा, क्योंकि लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। तो यदि लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा तो कोशिका से अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकलेंगे, जिसकी वजह से कोशिका का जीवन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वो कम ही समय के अंदर क्या हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी अथवा मृत हो जाएगी। आगे पांचवा, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों। तो आप सब जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भोजन का ऑक्सीकरण करके क्या करता है, ऊर्जा को मुक्त करता है, जो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या रहती है, संचित रहती है, जमा रहती है। इस कारण ऊर्जा उत्पन्न करने के वजह से, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का बिजली घर, कोशिका का ऊर्जा ग्रह अथवा पावर हाउस कहा जाता है। ठीक। छठा, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है। तो कोशिका झिल्ली को बनाने वाले आपके लिपिड और प्रोटीन अंतद्रव्य जालिका के अंदर क्या होते हैं, संश्लेषित होते हैं। खुरदरी अंतद्रव्य जालिका RER पर राइबोसोम होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और चिकनी अंतद्रव्य जालिका आपके किसका संश्लेषण करती है, SER आपकी लिपिड का संश्लेषण करती है। ठीक है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, RER पर मौजूद राइबोसोम के द्वारा, और लिपिड का संश्लेषण होता है चिकनी अंतद्रव्य जालिका SER के द्वारा। सातवां, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। प्रश्न क्या है कि अमीबा है वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन, अमीबा है वो अपना भोजन बाह्य वातावरण से प्राप्त करता है। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में अमीबा की लचीली कोशिका झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर कप के आकार का गड्ढा या फिर पादाप बनाकर अपने भोजन को चारों तरफ से क्या कर लेती है, घेर लेती है, और एक खाद्य दानी का निर्माण करके भोजन को अपने अंदर ले लेती है। जैसा कि आपके सामने चित्र दिख रहा है, ये अमीबा है, ये अमीबा में केंद्रक है। जैसे ही यहाँ पर देखो इसके आसपास कोई खाद्य कण आया तो यहाँ पर क्या विकसित होंगे, इसने अपनी कोशिका को क्या किया, कुछ इस तरह से विकसित किया ताकि ये खाद्य कण को चारों तरफ से घेर ले। खाद्य कण को चारों तरफ से घेरने के बाद ये किसका निर्माण करेगा, खाद्य रिक्तिका का, और उस खाद्य कण को उस खाद्य रिक्तिका के अंदर ग्रहण कर लेगा। फिर इस खाद्य रिक्तिका के द्वारा उस खाद्य कण का भक्षण कर दिया जाएगा और उससे जो भी अपशिष्ट होगा वो उसे शरीर से बाहर क्या कर दिया जाएगा, अमीबा के शरीर से बाहर पुनः निष्कासित कर दिया जाएगा। आगे बात करें आठवां, परासरण क्या है। प्रश्न क्या है कि परासरण क्या होता है। तो उत्तर देखें कि परासरण जल के अणुओं का वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। जल के अणुओं का वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है।
प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित परासरण प्रयोग करें। छीले हुए आधे आधे आलू के कितने टुकड़े लेने हैं? 4 टुकड़े। इन चारों को खोखला करो, यानी अंदर से आलू वाला भाग हटा देना है, जिससे कि आलू के कप बन जाए। इनमें से एक कप को उबले आलू में बनाना है। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखो। अब कप अ को खाली रखो। कप बी में 1 चम्मच चीनी डालो। कप सी में 1 चम्मच नमक डालो और उबले आलू से बनाए गए कप डी में 1 चम्मच चीनी डालो। आलू के इन चारों कपों को 2 घंटे तक रखने के पश्चात उनका अवलोकन करो और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। पहला प्रश्न है कि कप बी और सी के खाली भाग में जल क्यों जमा हो गया, इसका वर्णन करो। दूसरा प्रश्न, ए आलू का कप इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और तीसरा प्रश्न, कप ए और डी आलू के खाली भाग में जल एकत्रित क्यों नहीं हुआ, इसका वर्णन करो। तो सबसे पहले बी और सी के खाली भाग में जल इकट्ठा क्यों हुआ है। देखो आपके सामने चित्र दिख रहा है, ये बी है और ये सी है। इनके खाली भाग के अंदर जल एकत्रित क्यों हुआ है वो हमें बताना है। तो परासरण के कारण बी और सी कप में जल एकत्रित होता है। किसकी वजह से? परासरण की वजह से। क्योंकि कच्चे आलू से बने दोनों कप वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। जल परासरण विधि से खोखले आलुओं के भीतर चला जाता है। यह एक अल्प परासरण दाबी विलयन तथा आलू के कपों के अंदर जाने वाले जल की मात्रा उससे बाहर आने वाले जल की मात्रा से क्या होगी? अधिक होगी। क्योंकि यहाँ पर किसकी स्थिति बन रही है? अल्प परासरण दाबी विलयन की स्थिति बन रही है। यानी कि उस आलू के कप के अंदर की सांद्रता कम है और बाहर की तरफ ज्यादा है, तो बाहर से अंदर की तरफ क्या होगा? जल का परिवहन होगा। परंतु जब कुछ समय बाद इसमें चीनी और नमक को डाला जाता है तो पुनः जल आलू के कप के भीतर चला जाता है। ऐसा क्या होता है? ऐसा बहिर्प्रासरण के कारण होता है। हमने चैप्टर की व्याख्या के दौरान बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अंतःप्रासरण क्या होता है और बहिर्प्रासरण क्या होता है। फिर सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार क्या होते हैं? अल्प प्रासरण दाबी विलयन, आपके समप्रासरी दाबी विलयन और अति प्रासरण दाबी विलयन। तो आप चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास जरूर देखें। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि प्रासरण के कारण आपके कप बी और कप सी के अंदर क्या हो जाता है? जल एकत्रित हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर कच्चे आलू से बने जो कप हैं वो दोनों वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य करते हैं। ठीक है। और जब हम चीनी और वापस नमक डालते हैं तो पुनः जो जल है वो आलू के कप के भीतर चला जाता है। और ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा बहिर्प्रासरण के कारण होता है। आगे, ए आलू का कप इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखो आलू ए है, या आलू ए से बना जो कप है वो किसका कार्य करता है? नियंत्रण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? नियंत्रण का। तथा यह एक मानक स्थिति है जिसमें स्थिति बी, सी तथा डी की तुलना की जाती है। यानी इस कप ए से यह पता चलता है कि आलू कप में जल की गति केवल अंदर से खाली होने पर नहीं हो सकती। ऐसा जरूरी नहीं है कि कप अंदर से खाली होगा तभी केवल जल की गति होगी। ऐसा हमें कहाँ से पता चलता है? कप ए से पता चलता है। यानी कप ए का उपयोग यहाँ पर हम बी, सी और डी से तुलना करने के लिए काम में ले रहे हैं। आगे तीसरा, कप ए और डी आलू के खाली भाग में जल एकत्रित क्यों नहीं हुआ, इसका वर्णन करो। तो आलू कप ए में जल एकत्रित नहीं हुआ क्योंकि आलू के अंदर तथा जल की सांद्रता में कोई अंतर नहीं था। आलू के अंदर और बाहर की तरफ जो जल की सांद्रता है उसके अंदर कोई अंतर नहीं था। यानी यहाँ पर कौन से विलयन की स्थिति है? समप्रासरण की स्थिति है। और प्रासरण के लिए हमेशा सांद्रता के अंदर क्या होना चाहिए? सांद्रता के अंदर अंतर होना आवश्यक है। फिर बात करें कप डी जो कि उबले आलू का था, इसमें हमने 1 चम्मच चीनी डाली थी। उबला होने की वजह से यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य नहीं करेगा, जिसकी वजह से आलू कप डी से जल में कोई शुद्ध गति नहीं हो सकती। क्योंकि उबले हुए आलू की जो कोशिका है वो कैसी होती है? मर्त हो जाती है और इसकी झिल्ली की जो पारगम्यता है वो क्या हो जाती है? वो आपकी खत्म हो जाती है। आगे प्रश्न संख्या 10, कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है और इसका औचित्य बताओ। तो कायिक वृद्धि और कोशिका की मरम्मत हेतु समसूत्री प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि इस विभाजन के अंदर जो आपकी मात्र कोशिका है वो विभाजित होकर 2 समरूप यानी अपनी मात्र कोशिका के समान ही 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है,
जिनमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्रक कोशिका के बिल्कुल समान होती है। अतः कायिक वृद्धि और मरम्मत हेतु समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। 11वां, युग्मकों के बनने के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है और इस विभाजन का महत्व। तो युग्मकों के बनने के लिए अर्धसूत्री प्रकार का क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। इस विभाजन में 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती है और संतति कोशिकाओं के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो अपनी मात्रक कोशिकाओं की संख्या में कितनी रह जाती है, मात्रक कोशिका में मौजूद जो गुणसूत्र है उनकी संख्या में आधी रह जाती है। तो आपको याद रखना है कि शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए समसूत्री विभाजन जिम्मेदार है, वही युग्मकों के निर्माण यानी प्रजनन की क्रिया के लिए अर्धसूत्री विभाजन आपका जिम्मेदार है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 5 के अभ्यास के जितने भी प्रश्न और पाठ के भीतर जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबका जय हिंद, जय भारत।